थैंक्स अ लॉट पायनियर ग्रुप। थैंक यू अनंता भाई। सभी मेंबर्स को बहुत बहुत आभार कि आप मेरी जैसे शराबी को कुछ पलों के लिए सुनने के लिए तैयार हुए। दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और मैं अल्कोहलिक हूँ। ईश्वर हाय की विवेक भाई। बहुत बहुत असीम है कृपा है। मेरी पत्नी का अनकंडीशनल सपोर्ट है। और पहले दिन से आज के दिन तक हमेशा से आप लोगों का सपोर्ट रहा है और बहुत अच्छे से रहा है। चाहे मेरा माइंडसेट, मेरी मानसिक स्थिति किसी भी तरह की रही हो, मेरे दिमाग में शराब पीने का ख्याल भले ही ना आया, मैं इसको बहुत बड़ी कृपा मानता हूँ ईश्वर की। और मुझे लगता है कि 4 साल की सोब्राइटी में इस चीज का भी बहुत बड़ा हाथ है कि ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा बनी रही कि उन्होंने मुझे ऐसी फेलोशिप में आप लोगों के साथ लाके छोड़ दिया जहां से मुझे इतना कुछ सीखने को मिलता है कि वो शराब का कभी ख्याल नहीं आया। ये बहुत बड़ा कारण है कि मैं पिछले 4 7 साल से सोबर हूँ। तो मैं शुरू में कई बार ये सोचता था, खासतौर से जब मैं रिहैब में था। ए का मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था। 2019 में जब मेरी वाइफ ने मुझे रिहैब में एडमिट किया, तो वहां पर 90 दिन रिहैब में रहने के दौरान ही मुझे ए के बारे में पता चला। वहां मुझे बिग बुक थमा दी गई थी और एक बार मुझसे कहा गया था कि इसमें जो 12 कदम लिखे हुए हैं आपको उनको रटना है। और मैं इंग्लिश बिग बुक पढ़ता था और उसको इस तरह से रटना है कि उसका एक शब्द भी, इवन जो उसके पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, कॉमा वगैरह, ये सब भी आपको बिल्कुल प्रॉपर याद होनी चाहिए, नहीं तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। अब मुझसे कोई आज तक जबरदस्ती तो कर नहीं सका लेकिन रिहैब तो रिहैब होता है। तो वहां पर तो ये था कि अगर उसको ऐसे याद नहीं किया तो पनिशमेंट मिलेगी। तो उसी खुन्नस में, या उसको डर कह लो, जो भी था, मैंने उन 12 कदमों को रटा। और वो 12 कदमों को रटने के लिए जब मैंने उनको पढ़ा पहली बारी ढंग से, तो मुझे ये लगा कि यार इसमें क्या ऐसा लिखा हुआ है जो ये 12 कदम की इतनी बड़ी हो हल्ला होता है। क्योंकि वहां पे कुछ काउंसलर्स है, वो ये कहते थे कि 12 कदम सिर्फ करने से कुछ नहीं हो जाता, उनको ताउम्र प्रैक्टिस करना होता है। मैंने बोला यार इनको तो मैं एक बार ही पढ़ के समझ गया, ऐसी इसमें इतनी खास बात क्या है। इसमें से, इन 12 कदमों में से आधी से ज्यादा, बल्कि इसमें से 12 में से 11 तो मेरे ऊपर एप्लीकेबल भी नहीं है। मुझे ये करने की जरूरत ही नहीं है। पर ठीक है, ये कह रहे हैं तो पढ़ लेता हूँ, क्योंकि अब पढ़ के तो सुनाना जरूरी है, नहीं तो वो वहां पे पनिशमेंट मिलेगी। तो मैं इस माइंडसेट से उसको पढ़ने लगा। और फिर मुझे ये लगा कि जो पेशेंट यहाँ पे किताब को अच्छे से पढ़ता है, वो पेशेंट की थोड़ी सी ज्यादा इज्जत होती है। तो फिर यार ऐसा क्यों ना करूं कि मैं भी पूरी किताब को ही पढ़ लेता हूँ। समय की वहां पे कोई कमी नहीं होती थी। तो मैंने एक बारी पूरी किताब को पढ़ा, इंग्लिश बिग बुक को। उसके बाद दूसरी बार भी मैंने पूरी किताब को पढ़ा। और तब मुझे लगता था कि यार हाँ, किताब में कुछ काम की बातें तो है, लेकिन ये मेरे काम की बातें नहीं। ये उन लोगों के काम की हैं जो शराबी हैं। मैं शराबी नहीं हूं, मैंने तो बाय चांस ज्यादा पी ली है। अब मेरा वो बाय चांस है ना, तकरीबन 3 साल था। ऐसा उस टाइम मैं मानता था, क्योंकि 2016 से 2019 में मेरी शराब बेकाबू थी। इसके पहले शराब पे मेरा नियंत्रण था, ये सच बात है। इस बात में कोई मुझे कंफ्यूजन नहीं है। तो मुझे लगता था कि ये 3 साल का दौर था, क्योंकि वो 3 साल का दौर ऐसा था कि मैं अपने काम वगैरह से काफी फ्री हो गया था। तो इसलिए यार वो फ्री समय था, इसलिए मैंने इतनी ज्यादा पी ली थी। लेकिन अदरवाइज तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि मैं अपने आप को कोई शराबी मानूं। तो फिर ये लोग जिनके बीच में मुझे डाल दिया गया है ना, ये लोग मुझसे अलग हैं। क्योंकि ये लोग इतनी बर्बादी करके आए हैं, मैंने तो कुछ नहीं किया। मेरी तो पत्नी आज भी मुझसे प्यार करती है। मेरे पास 4 पैसा आज भी है। रिहैब में मेरे सारे मेडिकल टेस्ट हुए थे। ईश्वर की कृपा से सारे मेडिकल टेस्ट एकदम क्लियर कट आए, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। मुझे लगता था फिर ये कुछ नहीं है। तो ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस नाम की चीज जो है ना, ये शायद उन लोगों के लिए है जो थोड़े से साइकिक हो गए हैं। शराब जिनके दिमाग पे असर कर चुकी है, और शायद जिनके पास डॉक्टर के पास जाने के पैसे नहीं होंगे, तो उनको एक फ्री का प्रोग्राम दिया जाता होगा। अब रिहैब से निकलने के बाद में भी मीटिंग्स में मैं सिर्फ मजबूरी में इसलिए जाता था बिकॉज मेरी वाइफ को ऐसा लगता था। उनको रिहैब के कुछ लोगों ने बताया था कि अगर ये मीटिंग में नहीं जाएंगे तो रिलैप्स हो जाएंगे। तो मैं उनका मन रखने के लिए मीटिंग में जाया करता था। एक बात लेकिन जरूर उसमें ये हो रही थी कि मेरी वाइफ का कहना था कि आप मीटिंग से जब आते हो तो आपका मूड अच्छा रहता है, अदरवाइज आप चिड़चिड़े रहते हो। मुझे ये बात गले नहीं उतरती थी।
क्योंकि मीटिंग्स में जाना मतलब मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे हरा रहा है, कोई मेरे कॉन्फिडेंस को चैलेंज कर रहा है, कोई मुझे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि देख, तुझे कहा था ना, एक ही हेल्प के बिना तू सोबर नहीं रह पाएगा। तू मीटिंग जा रहा है इसलिए तू सोबर है। इस फैक्ट को एडमिट करने में ना मुझे तकलीफ हो रही थी। मतलब यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा ईगो इतना हाई पॉप्ड अप था कि किसी से मदद लेने से अगर मेरा काम में मुझे सफलता मिलती है तो वहां भी मुझे बुरा लगता था। मुझे सिर्फ सफलता हजम नहीं होती थी। सफलता मेरी शर्तों पे, मेरी काबिलियत से, मेरे दिमाग से, मेरी जान पहचान से मिलना चाहिए, तो वो उसमें मुझे मजा आता था। बचपन से ही मेरे साथ ऐसा था। मुझे अगर कभी ऐसा होता था, मुझसे बड़ी दीदी है मेरी, कभी अगर ऐसा होता था कि उनके लिए कोई घर में कोई सामान आया है, उनका बर्थडे है या फिर उनको एग्जाम में नंबर अच्छे आए हैं, और अगर उनके साथ में कोई छोटा मोटा तोहफा मुझे भी दिया गया तो मुझे बुरा लगता था। ऐसा लगता था कि आप मुझे सांत्वना पुरस्कार दे रहे हो, है ना। ये ऐसी बहुत सारी बातें थी जो मैं देखता था कि अब जाके जो मुझे समझ में आती है आज की तारीख में, जो मुझे एक पक्का शराबी बनाती है। कि मैं अपने गुरूर में, अपनी जिद में, अपनी एक जड़ मानसिकता में, जो आज का टॉपिक है ना, माइंडसेट, एक मेरी एक सोच, मैं उसमें इतना ज्यादा जड़ था, बिल्कुल अंगद के पैर की तरह, कि वो किसी भी हालत में किसी ने उसको बदलने की कोशिश नहीं करना चाहिए। उसको बदल के अगर मेरा फायदा भी होता रहेगा तो मैं वो करने को नहीं तैयार हूँ। बस यही मेरी समस्या थी। हर शराबी की समस्या जो है वो अलग अलग हो सकती है। मटेरियलिस्टिक समस्या अलग अलग हो सकती है। किसी को लगता है उसको पैसे की कमी थी, किसी को लगता है उसकी पत्नी का व्यवहार या चरित्र अच्छा नहीं था, किसी को लगता है उसके माँ माँ बाप का व्यवहार अच्छा नहीं था, दोस्त अच्छे नहीं थे, समाज अच्छा नहीं था, या उसके साथ में कोई अन्याय हुआ है, कुछ भी। लेकिन कहीं ना कहीं है ना, मेरे जैसा अल्कोहलिक अपने तरीकों को बदलना नहीं चाहता। अपनी उस, है ना, वो अंगद के पैर जैसी जमी हुई, बिल्कुल वो फेविक्विक के जोड़ से चिपकी हुई मानसिकता को बदलना ही नहीं चाहता है। ये मुझे एक बात मेरे पर्सनल अनुभव से समझ में आई। हम कहते हैं ना, अनुभव की फेलोशिप है। मैं यहाँ पे वही बोल सकता हूँ। अगर मैं ईमानदारी से बोलना चाहूँ ना, तो मैं सिर्फ वही बोल सकता हूँ जो मेरे साथ हुआ है यार, वास्तव में। सुनी सुनी बात किसी ओल्ड टाइमर की या फिर बिग बुक की पढ़ी हुई बात को मैं बोल तो देता हूँ, लेकिन उसके बोलने से मुझे वो फायदा नहीं मिलता जो जिसका यहाँ पे मुझे आश्वासन दिया जाता है ना, कि ए मीटिंग में आओ, शेयरिंग करो, शेयरिंग सुनो, तुमको फायदा मिलेगा। अंदर से जो मैंने महसूस किया है, और मुझे लगा है कि यार इस चीज ने से मुझे बेहतर जीवन या फिर अपने आप में कुछ बेहतर महसूस होता है, मैं वो बोलता हूँ ना, तभी यार वो बोलने के बाद भी मुझे अच्छा लगता है। तो आज का जो टॉपिक है ना फ्रेंड्स, वो यही है। मैं अपनी इसी बदलती सोच के बारे में बोलना चाहता हूँ कि कैसे वो जो मेरा पहला दिन था, तब से लेके अब तक ना, हर कुछ समय में मेरी सोच बदलती चली गई। और मजे की बात यह है कि अगर सपोज जब मेरी सोब्राइटी स्टार्ट हुई थी 2019 में, और मीटिंग्स आते आते मुझे कुछ महीने हो गए थे, तब मुझे लगता था अब मैं सब समझ गया हूँ। स्टेप वर्क की तरफ भी मेरा रुझान बढ़ रहा था। मैं बड़ी शिद्दत से स्पॉन्सर को ढूंढ रहा था। मुझे लग रहा था अब सब कुछ समझ में आ गया है। अब जो भी समझाना है वो स्पॉन्सर समझाएंगे। पर मैं अपनी बीमारी को समझ गया। मुश्किल से एक महीना हुआ नहीं, स्पॉन्सर मिले नहीं, और फिर मेरी सोच में बदलाव आया। अब मुझे लगता था नहीं, वो जो एक महीना पहले की सोच थी ना, वो सही थी। और दोस्तों, ये सिलसिला मैं देखता हूँ कि आज तक भी जारी है। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि यार पहले हर महीने मेरी सोच बदलती थी, आजकल मेरी सोच तकरीबन 3-4 महीने एक जैसी होती है, उसके बाद ही उसमें थोड़ा सा बदलाव आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं ज्यादा माहिर हो रहा हूँ, अब मैं ज्यादा हुनरमंद हो रहा हूँ। पर ये भी मेरी गलतफहमी दूर हुई। मुझे ये पता चला कि दरअसल शायद से मेरा ए मेंबर से इंटरेक्शन कम हो रहा है, या फिर मीटिंग्स में मैं शेयरिंग कम कर रहा हूँ, या फिर मैं ध्यान से नहीं सुन रहा हूँ, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे काफी कुछ आ गया है। क्योंकि पिछले 3-4 महीने से सोच में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। भाई परिवर्तन तो उस सोच में आएगा ना जिस सोच में कोई खामी हो। तो मुझे लगता था कोई खामी होगी नहीं तो परिवर्तन आएगा क्यों। पर मैंने दरअसल परिवर्तन करने का अपने आप को मौका नहीं दिया। ये चीज मुझे पता पड़ी। तो यार ये कैसे, क्यों ऐसा हो जाता है कि पहले हर महीने परिवर्तन आ रहा था, फिर वो परिवर्तन कुछ महीनों में आ रहा था। तो यहाँ है ना, एक बात समझ में आई कि यार एक जड़ मानसिकता और एक प्रगतिशील मानसिकता, सोचने का तरीका, कि मैं कितना ज्यादा ये सोच पाता हूँ कि यार अभी और भी स्कोप है।
मेरे सोच में सुधार का अभी और भी स्कोप है। अभी तो दिल्ली दूर है। अगर मैं ये सोचता हूँ कि अभी तो दिल्ली दूर है ना, मतलब मैं एक टारगेट के पीछे भागता हूँ। जिंदगी भर मैंने यही किया है कि अपने लिए हमेशा, अगर मुझे 1 रुपया मिला तो मैं 5 के पीछे भागा, 5 मिला तो 50 के पीछे, एंड सो ऑन। इसलिए उस 1 रुपए ने या इवन 50 रुपए ने मुझे कभी शांति नहीं मिलने दी, कभी सुख नहीं मिलने दिया। और मुझे लगता था कि मेरा टारगेट है बहुत अमीर आदमी, बहुत बड़ा आदमी बनना। वो ऐसे ही बना जाता है। क्योंकि 20-22 साल की उम्र का था मैं तब, कहीं किसी किताब में पढ़ा था कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते। अब जिस लिखने वाले ने वो आर्टिकल लिखा था उसने पता नहीं किस मीनिंग से लिखा हो या जो भी हो, बट मैंने उसको इस तरह से लिया कि संतुष्ट कभी नहीं होना चाहिए। अगर संतुष्ट में हुआ तो मेरी प्रगति रुक जाएगी। तो आज उसका मुझे जो मतलब समझ में आता है, एक ही किताबें पढ़ के भी, आप लोगों से सुन के भी ना, मेरे जैसे शराबी के लिए उसका एक सीधा सादा सा सिंपल से शब्दों में उसका अर्थ ये निकलता है कि मैं कभी अपने माइंडसेट को जड़ में नहीं बना सकता। कि जिस तरीका जो तरीका मुझे मिला है बस वही ठीक है, इसमें किसी चेंज की कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि यार मेरा प्रॉब्लम यह है कि जो मुझे बताया जाता है ना उसको मैं अपनी सोच के हिसाब से ही लेता हूँ। शेयरिंग्स में चाहे कितने भी ओल्ड टाइमर्स की सुन लूं, कितनी भी सुन लूं, मैं उससे लेकर उतना ही जाता हूँ जितना मैं लेना चाहता हूँ। उससे ज्यादा मैं लेना नहीं चाहता। मुझे फॉलो कितना करना है, जिसको कहते हैं ना चलनी फिल्टर, सेकंड फिल्टर में ये लगाता हूँ कि अब इसमें से मुझे फॉलो कितना करना है। और फिर उसके बाद में तीसरी चलनी उसमें जब लगती है, जब वो किसी से, अगर मैंने 100% किसी ने बोला है, उसका आधा मैंने ठीक से अंदर लिया है। अब इस आधे का आधा मैं फॉलो करने वाला हूँ। और अभी जो 25% मैं फॉलो कर रहा हूँ ये भी एक हफ्ते से ज्यादा चलता नहीं है। मतलब घूम फिर के 15 दिन में, 1 महीने में मैं फिर वहीं पर आ जाता हूँ। मेरी सोच फिर वहीं पर आ जाती है। इसीलिए तो कहा है ना मुझे, वन डे एट अ टाइम। मुझे रोज इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। बहुत अच्छा लिखा हुआ है एक के लिटरेचर में कि इट्स अ डेली रिप्रीव कंटिजेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ माय स्पिरिचुअल कंडीशन। ये मुझे एक दिन के हिसाब से मिली हुई राहत है, जो इस बात पे निर्भर करती है कि मैं अपनी आध्यात्मिक आध्यात्मिक स्थिति का रख रखाव किस तरह से कर पा रहा हूँ, कितना मैं उसके लिए ईमानदार हूँ। तो मुझे यार ये बात समझ में आई कि जब बार बार यहाँ पे एक ही बात कही जा रही है कि भाई तू पागल नहीं है, तू कोई दीवाना नहीं है, तू बीमार आदमी है। और तेरी बीमारी यह है कि तू अपनी सोच पे अटक जाता है, तू उसको बदलना नहीं चाहता। तू बड़ा चेंज रेजिस्टेंट है। तुझे कहीं ना कहीं अंदर से भी है ना डर लगता है कि ये मुझसे बदलाव की बात की गई तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे आराम में खलल पड़ जाए। ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरा दिमाग है ना खुद ही मुझे बोलने लगता है, नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, तुझसे नहीं होने वाला। तो नहीं होने वाला तो अपने आप को ऐसी अप्रिय स्थिति में, ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालू ही क्यों। पहले ही मना कर दूं मुझसे तो नहीं होने वाला। जैसे किसी एवरेज पढ़ाई लिखाई में किसी एवरेज 50% 60% लाने वाले स्टूडेंट को कहा जाए कि तुझे टॉप करना है, उसको इतनी घबराहट हो जाएगी क्योंकि उसने टॉप किया, वो आज तक कभी 50-60% के ऊपर ही नहीं गया। टॉप करने में उसको ऐसा लगता है पता नहीं क्या करना पड़ेगा, मुझे मेरे जीवन के सारे शौक मारने पड़ेंगे, मेरी दोस्ती खत्म करना पड़ेगी, सबसे बोरियत का काम पढ़ाई लिखाई वो करना पड़ेगा, ये तो कैसे होगा इसका। उसका दिमाग उसको रोकता है। बस यार ये बात समझ में आई कि मेरी भी है ना बीमारी ही ऐसी है, कुछ मेरी प्रकृति ही ऐसी है कि ये मुझे रोकती है। शराबियत की बीमारी का जो शारीरिक हिस्सा है, कि जो फिजिकल एलर्जी है, ये तो एक अलग चीज है ही। इसके बारे में तो मुझे पता तब चलेगा जब मैं 2 पैग आज पी लूंगा। तब मुझे पता चलेगा कि हाँ यार ये तो फिजिकल एलर्जी है, मैं तो रुक ही नहीं पाया। लेकिन मेरी ये सोच ऐसी क्यों बन जाती? क्योंकि मैं किसी उन्नतिशील, प्रगतिशील मानसिकता की तरफ जाना ही नहीं चाहता हूँ। मैं चेंज अपने आप में लाना ही नहीं चाहता हूँ। तो मैंने जैसे जैसे मुझे स्पॉन्सर ने बताया, जैसे जैसे हमारा स्टेप वर्क आगे बढ़ा, ये चीजें उसके साथ में शुरू हुई कि कैसे मैं अपने विचारों को मॉनिटर कर सकता हूँ यार। ये सोच सकता हूँ कि यार मेरे दिमाग में ऐसे विचार आते हैं, विचारों को आने से मैं रोक नहीं सकता, लेकिन कैसे विचार आते हैं मैं इनका एनालिसिस तो कर सकता हूँ ना। मैं इनके बारे में मीटिंग्स में तो डिस्कस कर सकता हूँ ना। या अगर मीटिंग्स में मुझे लगता है कि यहाँ मुझे कोई पता नहीं अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैं किसी अनुभवी व्यक्ति से या अपने स्पॉन्सर से उसको डिस्कस तो कर सकता हूँ ना। बट मैं ये नहीं सोचूं कि यार ऐसा विचार आया। कोई सा भी विचार आने पर या तो मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ, या फिर मुझे ये लगता है छोड़ो यार, इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता।
इसका तो कोई हल है ही नहीं, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। बोलने में कई बार मुझे शर्म आ जाती कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। अरे वो सामने वाला तो उसको पहले से पता है कि यार ये शराबी है। शराबी के दिमाग में क्या आएगा? शराबी के दिमाग में दान धर्म पुण्य, दूसरे की औरत को बहन बोलना ये तो आने के चांसेस कम ही है। उसके दिमाग में उल्टी बात ही पहले आएगी, तो वो जानता है कि मेरे दिमाग में क्या है। लेकिन मैं वो मुखौटा ना अभी भी ओढ़ के रखना चाहता हूँ, जो शराब पीने के दौरान मैं रखता था। किसी को ये ना पता चले मैंने पी रखी है, या अगर किसी को पता है पी रखी हो तो मैं अपने व्यवहार को ऐसा बनाऊं कि उसको ये ना पता चले कि मैंने 6 पैक पी रखे हैं। उसको लगे 1-2 पैक पिए हैं, इतना तो सब पीते हैं, कोई बात नहीं है, अच्छे अच्छे लोग भी पीते हैं। तो ये सब बातें जो है ना, जो मेरे दिमाग में थॉट्स आते हैं, थॉट्स को मैं रोक नहीं सकता। जैसे जैसे मैं सोब्राइटी में आगे बढ़ता हूँ यार, अलग अलग तरह के थॉट्स आते हैं। हर चीज के प्रति डाउट आना, मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी कहीं तक कोई गलत बात है या फिर अप्राकृतिक बात है। ईश्वर ने मुझे दिमाग दिया है, वो एनालिसिस करने के लिए ही दिया है ना। मैं मुझसे कोई भी ओल्ड टाइमर हो या फिर मेरे बराबरी का हो या फिर कोई न्यू कमर हो, वो कुछ भी बात कहेगा तो मेरा दिमाग 100% उसको एनालिसिस करेगा ही सही। बस फर्क मुझे ये अपने आप में लेकर आना था कि उसकी कही हुई बात को मैं एनालिसिस किस तरह से करता हूँ। मुझसे अगर कोई ये कहे कि भाई विवेक, तुम एक महीने का 100 रुपए कमाते हो, चलो आ जाओ मेरे साथ में, अपन इंडिया पाकिस्तान के मैच में जुआ करेंगे, 100 क्या 1,000 रुपए झट से कमा सकते हैं। मेरे दिमाग में चीज क्या आती है? तो दोस्तों, अगर मैं मेरी बात बताऊं, मैंने कभी मेरी जिंदगी में जुआ नहीं खेला, मुझे उससे नफरत है। लेकिन मैंने जुआ खेलने का मेरा ये कारण नहीं था कि अरे ये बुरी चीज है, ये पाप है, इसकी लत लग जाती है, ये नहीं सोचा। मैंने उसको हमेशा इस तरह से लिया कि यार ये जो जुआ है ना, इसमें कमाता सिर्फ वो सटोरिया है, जो बुकी होता है ना, सिर्फ वो कमाता है। तो मेरे दिमाग में कई बार ये बात भी आती थी कि इस मैच पे पैसा लगाने के बजाय अगर मैं जुआ बुक करने वाला होता ना, तो मैं इस काम में चला जाता। बस यहीं से दोस्तों मुझे बात समझ में आई कि यार नेगेटिव चीजें जो है ना, उनकी तरफ मेरे माइंड में अट्रैक्शन तो आता है। कायदे से मेरे दिमाग में ये बात आनी चाहिए थी कि यार इजी मनी जो है ना, ये लंबे समय तक नहीं चलती। शॉर्ट टर्म गेन, ये शॉर्ट टर्म गेन काम काम नहीं आता है। पर लेकिन वो चीज मेरे दिमाग में नहीं आती थी। और मैं जुआ नहीं खेलता हूं, मैंने जुआ कभी नहीं खेला, इस चीज के लिए ना मैं अपने आप को बहुत श्रेय देता था। जो लोग जुआ खेलते थे मैं उनको नीची नजरों से देखता था। यहीं पर एक बात समझ में आई कि यार ऐसी ही कई सारी बातों को बहुत ज्यादा अपने अंदर सोच के रख के ना, मैंने अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट बना दिया कि मैं इन सब चीजों से दूर हूँ। मैंने सिर्फ शराब पी है, मैंने कभी कोकेन गांजा इनको ट्राई भी नहीं किया। मेरे साथ में कुछ लोग ऐसे थे जो ये करते थे, लेकिन मैंने ये नहीं किया। मैं अपने आप की कॉलर ऊंची करता था कि मैंने ये इसलिए नहीं किया है क्योंकि मुझे गंदी चीजें नहीं पसंद है। परंतु वास्तव में कारण ये था कि मुझे डर लगता था कि ये शराब ही ऑलरेडी मेरी परेशानी का कारण बन रही है। ऐसा मुझे लगने लगा था कई सालों से। वो वास्तव में जो डाउनफॉल है वो तो 2016 से आया, लेकिन उसके पहले से उससे परेशानी होने लगी थी क्योंकि मेरी मात्रा बढ़ रही थी। थोड़ी बहुत कंट्रोल में थी वो, लेकिन वो मात्रा तो बढ़ रही थी और लोगों में मेरी बदनामी शुरू हो गई थी। तो मुझे लगता था यार दूसरे किसी सब्सटेंस में मैं गया ना तो बहुत बुरी तरह से गिर जाऊंगा। और ये बाकी सब्सटेंस जो हैं ये मेरे दिमाग को ज्यादा तेजी से खराब करेंगे। शराब थोड़ा धीरे धीरे खराब करेगी, वो चलेगा क्योंकि वो तो मेरी प्रेमिका थी। प्रेमिका अगर मुझे थोड़ा बहुत खराब भी करती है, उसकी वजह से बदनामी भी होती है, तो चलती है यार। तो बात है ना, घूम फिर के बार बार यही आती थी कि मेरी जो सोच है ना, मैंने उसमें परिवर्तन करने का काम कभी नहीं किया। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी आदतों में, अपने व्यवहार में परिवर्तन करना चाहता था, जो कि हो नहीं पा रहा था। इसीलिए जब मैं बिल्कुल पक्का शराबी बन गया, जब शराब पे एक, जिसको कहते हैं ना, बॉडी का एक नेचुरल डिपेंडेंस क्रिएट हो गया था 2016 के बाद से, तो तब से वो चीज कभी भी कंट्रोल इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि मैं सोच में कभी परिवर्तन नहीं ला पाया। क्योंकि मैंने कभी इसको इस तरह से सोचा ही नहीं कि ये भी कोई बीमारी हो सकती है, जो कि शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक है। अब फिजिकल एलर्जी तो चलिए, वो तो बात तब आती है जब मैं शराब के 2 घूंट पी लेता हूँ, वो तो बात तब आती है। लेकिन ये 2016 से 19 में ऐसा कई बार हुआ कि 4 दिन 5 दिन 7 दिन ब्रेक हुआ मेरा, पत्नी के फोर्स करने के कारण से। उन्होंने घर में इतनी नाकाबंदी कर दी कि मैं बाहर ही नहीं निकल पा रहा था।
तो शराब पीने की तलब, जो शारीरिक तलब कहते हैं ना, वो नहीं आ रही थी, तो फिर फिजिकल एलर्जी होने का सवाल ही नहीं था। पर प्रॉब्लम तो यही थी ना, सारी मेरी सोच की समस्या थी। मैं बात भले ही से ये करता था कि ये जो शॉर्ट टर्म गेन है, मैं लोगों से बड़ी बड़ी बातें इस तरह की किया करता था कि यार है ना, इजी मनी की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो इजी मनी से मेरा मतलब सिर्फ जुए से था। लेकिन मैं अपने काम में क्या कर रहा था? मैं एक फाइनेंस से रिलेटेड फील्ड का प्रोफेशनल हूँ। मुझे हमेशा ये लगता था कि प्रॉपर तरीके से किसी के अकाउंट्स को ऑडिट करना, कहीं पे बैलेंस शीट पे साइन करना, प्रॉपर किसी का रिटर्न फाइल करना, या फिर जो रेगुलर तरीका है ना, उससे काम करके पैसा कमाना, जो मेरे साथ के लोग सब कर रहे हैं, ऐसा करना तो हमाली है। फिर मेरा हुनर क्या हुआ इसमें? मेरा हुनर तो तब हुआ जब मैं कुछ एडजस्टमेंट करके अपने क्लाइंट का भी बड़ा फायदा करा दूं और मेरा भी अच्छा खासा फायदा हो जाए। ये करने से ना मुझे किक मिलता था। यही बात यहाँ पे आके समझ में आई कि यार ये लंबे समय तक नहीं चल पाता है। अब मेरे साथ हो ये रहा था कि मैं इस बात को समझने को तैयार नहीं था, क्योंकि ये जो मेरा काम करने का तरीका था ये मुझे तकलीफ देता। उसके पहले ही मैं शराब इतनी ज्यादा पीने लगा कि मैंने अपने काम के खराब होने का पूरा ठीकरा जो है वो शराब पर छोड़ा। कि मैं शराब इतनी पीने लगा हूं, इसलिए लोग मेरे पास नहीं आ रहे हैं, इसलिए मेरा काम खराब हो रहा है। अदरवाइज मेरे काम करने के तरीके में कोई समस्या नहीं है। तो ये जो है ना शॉर्ट टर्म गोल वाली बात, ये आज की तारीख में अगर मैं देखता हूँ तो मेरे लिए ये डबल खतरनाक है यार। कि एक तो ये एक सामान्य आदमी के लिए तो खतरनाक है ही, ये जो इजी मनी है ना 2020 वाली, ये जो फंडा है, ये मेरे जैसे शराबी के लिए क्या, आम आदमी के लिए भी बड़ा खतरनाक है। और दूसरा, किसी आम आदमी को इजी मनी प्राप्त करके वो किक शायद से ना आए जो मुझे आ जाता है। और जैसे ही मुझे इस तरह का किक मिलता है ना यार, मैं शराब की तरफ एक कदम मेरा अपने आप बढ़ चुका होता है। भले ही मुझे शराब पीने का कोई ख्याल नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा दिमाग इस चीज को पकड़ने लगता है कि यार विवेक, तेरा वो तरीका सही था बॉस। तू आज भी फटाफट वाली जो काम है ना, वो तू कर लेता है, इसमें तुझे अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है यार, ये कहीं पे अगर मेरा मान सम्मान हो रहा हो, कहीं मेरा कोई काम इजीली हो रहा हो, कहीं पे किसी सरकारी दफ्तर के बाहर लाइन में लगना हो, वहां पे मैंने किसी शॉर्टकट तरीके से किसी को झूठ बोल के अपना नंबर आगे करवा लिया हो ना, मेरे दिमाग में वो किक बराबर से आता है। विवेक, यू आर स्टिल इन, यू स्टिल हैव द एज। तेरे में वो धार अभी भी है यार, तेरे में वो हुनर अभी भी है यार। अब प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे ही वो चीज आती है, अच्छी बात है, किसी दफ्तर के बाहर लाइन लगी हुई है, मैं लाइन में, मेरा नंबर 20वां है, मेरे आगे 19 लोगों को डॉज करके कुछ जान पहचान लगा के मैंने अपना काम पहले करवा लिया। अच्छी बात है, फायदा है मेरा, मेरा समय बच रहा है। लेकिन बस समस्या यहाँ पे आ जाती है ना, ये चीज मुझे एक नेगेटिव किक दे देती है। अगर ये किक नहीं देती होती तो भी एक बार के लिए बात चलती, भाई मैं अपने फायदे के लिए ये कर रहा हूँ। लेकिन ये मुझे ना एक नेगेटिव किक दे देती है। उसी तरह से किसी दूसरे मुझे यहाँ पे बताया गया, भैया आप दूसरे मेंबर्स को देखो, उनकी शेयरिंग सुनो, उनकी कहानी सुनो, उनकी कहानी आपसे भी ज्यादा खतरनाक और गंदी है, उनसे इंस्पिरेशन लो। तो मैं जब उनसे इंस्पिरेशन लेने जाता हूँ ना, तब भी फिर मेरे दिमाग में वही बात आ जाती है, अगेन माइंडसेट। यार इसको तो इतने साल लग गए यार, ये तो 10 साल सोबर में मेंबर है, ये तो 25 साल सोबर मेंबर है। यार ये 25 साल तक थोड़ी ना खींचता रहूंगा। और साला ये मेंबर 25 साल बाद भी वही बोलता है यार, मैं आज के दिन शराब से दूर हूँ, कल का मुझे पता नहीं। तो फिर तो फिर ये 25 साल तक यार, इसके बाद में भी क्या क्या मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी क्या? तब भी मैं एक दिन के हिसाब से सोबर रहूंगा क्या? नो, देयर हैज टू बी सम शॉर्टकट। और दोस्तों यकीन मानिए, मेरा स्टेप वर्क शुरू हो गया था, स्पॉन्सर के साथ में एक बार पूरा हो गया था, तब तक भी मुझे आज इस चीज को स्वीकारने में कोई शर्म नहीं है कि तब तक भी दिमाग के किसी कोने में ना शॉर्टकट वाली बात थी। और ईश्वर की इतनी कृपा है कि शॉर्टकट वाली सोच को रखने के बावजूद भी कभी कोई हादसा नहीं हुआ। क्योंकि फिर वही बात है, मैं मीटिंग्स में रेगुलर आ रहा था, आज भी आ रहा हूँ, आप सबका साथ है, जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए कहीं ना वो शराब वाली चीज पास में नहीं आई। लेकिन मानसिकता तो खराब थी, या कहूँ कि मानसिकता में उतना अपेक्षाकृत सुधार नहीं हो रहा था। मुझे कई बार ये कहा गया कि भाई वेल बिगेन इज हाफ डन, आप ए में आ गए हो, ये यही आपकी आधी जीत तो आपकी इसी चीज में हो जाती है। नहीं यार, मुझे पर्सनली ये लगता है, ये जो जीत वाली बात है ना, जिसने भी ये कही हो, नो ऑफेंस टू एनीबडी,
मुझे पर्सनली ये लगता है यार, ए में आने के बाद में ही मुझे वास्तव में समझ में आता है कि मेरा स्ट्रगल है क्या, मेरी लड़ाई किस चीज से है। पहले तो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था यार, आंखों पे पट्टी बंधे तलवार चला रहा था। शराब से तो कभी से दूर होना चाहता था, लेकिन अब आंख पे पट्टी बांध के तलवार चलाऊंगा तो किसको क्या मार पाऊंगा यार। अब यहाँ आके समझ में आया कि वो तलवार तो अपने अंदर चलानी है यार। तो ये, इसको मैं चाहे अपना संघर्ष कहूँ, चाहे मैं इसको मेरी प्रिपरेशन कहूँ, है ना, या फिर मैं इसको मेरी जागरूकता कहूँ, ये रोज के हिसाब से मेरे अंदर होना ही चाहिए। क्योंकि यार ये चीज है ना, मुझे बहुत ज्यादा समझना पड़ेगी कि मेरी लाइफ का एक पर्पस है, एक उद्देश्य है। मैं अगर इस तरह से सोचूं ना कि मैं तो एक आम आदमी हूँ, बड़े लोग तो वो होते हैं, नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, पैसे वाले जो बहुत पैसे वाले हैं वो होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, तो फिर मैं अपने आप को वैल्यू नहीं कर पाऊंगा। यार मेरी भी एक अपनी लाइफ है, इसका भी एक अर्थ है, इसका भी एक उद्देश्य है। तो इसको मैं जब इसके अर्थ और उद्देश्य को समझूंगा ना, तभी तो उसको हासिल करने का सोच पाऊंगा। और उसको हासिल करने का सोच पाऊंगा तभी किसी न किसी दिन, वन डे एट अ टाइम, उसको हासिल करना शुरू कर दूंगा। और जब उसको हासिल करना शुरू करूंगा तब मुझे वो आनंद मिलना स्टार्ट होगा। बिग बुक में जिसका डिस्क्रिप्शन है स्पिरिचुअल प्लेजर, आध्यात्मिक आनंद। तो ये आध्यात्मिक आनंद ना, मैं कहीं पे बढ़ चढ़ के बातें करूं, मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए, ये सब चीजें पहले भी हुई। मंच पे मैं पहले पहले भी बहुत बार चला। मेरे सामने कई सारे लोग होते थे और मैं उनको इनकम टैक्स के बारे में, जीएसटी के बारे में ज्ञान बांटता था, लोग ताली बजाते थे, अच्छा लगता था, बहुत मजा आता था। पर आज भी मैं उस समय को याद करता हूँ ना, मन से वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता था। कई बारी तो मुझे ये तक भी लगा है कि मैंने मुफ्त में इतने लोगों को कोई चीज बता दी जिसको मैंने बड़ी मुश्किल से सीख के हासिल की थी। तो मुझे समझ में ही नहीं आता था यार, मैं किस चीज के पीछे भाग रहा हूँ। मैं नेम फेम के पीछे भाग रहा हूँ, मैं पैसे के पीछे भाग रहा हूँ, मैं किस चीज के पीछे भाग रहा हूँ। दरअसल मैं अपने आप से ही भाग रहा था। और ये मेरे भागने का कारण था मेरी एक जड़ सोच। और धीरे धीरे ना एक समय दोस्तों वो भी आया, मैंने अपने आप में देखा था कि जिस विवेक को अपने ऊपर घमंड हुआ करता था, मैं किसी से कहता नहीं था, लेकिन यार आईने में देखता था ना तो नफरत होती थी अपने आप से। और ये भी मैं बात बताऊं कि नफरत का ये कारण नहीं था कि मैं कितनी ज्यादा पी रहा हूँ, शक्ल कैसी हो रही है। वो तो तब होता था जब मैं एक्सट्रीम में पी चुका होता था, तो गुस्सा आता था यार, चेहरा कैसा सूज गया है, बाल कैसे गंदे हो रहे हैं, आंखें कैसी सूज गई हैं, लाल हो रही हैं। लेकिन मुझे लगता था ये तो अभी मैं बस आज पी रहा हूँ, आज आखिरी है, कल नहीं पीऊंगा, एक दो दिन में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर से है ना, कहीं से अपने आप के ऊपर गुस्सा आता था। ऐसा लगता था कोई मुझे हरा रहा है, क्योंकि मैं अपने माइंडसेट को बदलने को तैयार नहीं था, किसी की बात को सुनने को नहीं तैयार था। खास तौर से जब ए में मुझे बताया ना कि आप अपने लिए जियो, अपनी लाइफ को तो बेहतर बनाओ। कई बार कहा जाता है ना कि प्रोग्राम इज सेल्फिश। तो उसको मैं सुन के मुझे हमेशा हंसी आती थी, ये कैसा प्रोग्राम है यार, यहाँ तो बड़ी आदर्शों की बात होनी चाहिए, यहाँ तो बड़ी वो किताबों की बात होती है, अध्यात्म की बात होती है, और ईश्वर की बात होती है, फिर ये प्रोग्राम में सेल्फिश ही क्यों बोल देते हैं। अब जिसने कहा मुझसे पहली बार, कह दिया उसने, मेरे ऊपर उसका क्या इफेक्ट आया। तो मैंने इस तरह से सोचा कि यार सेल्फिश तो मैं पहले भी था, अपने आप को तो मैं जानता ही हूँ ना। जब आईने में या फिर बाथरूम में जब नंगा होता हूँ, सोचता हूँ, तब तो मैं अपने आप को जानता हूँ अच्छे से मैं क्या हूँ। वहां किसी को दिखावे की आवश्यकता नहीं होती मुझे, तो मुझे पता है मैं बहुत अच्छे से सेल्फिश हूँ। तो फिर सेल्फिश होने से क्या फायदा हुआ। शराब का ख्याल नहीं आ रहा है बस, वो तो इसलिए कि मीटिंग्स में जा रहा हूँ। लेकिन यार दिमाग में तो शांति अभी भी नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ एक बात के लिए मैंने अपनी मानसिकता को बदला था, वो था कि मुझे मीटिंग्स में जाना है। ये भी अगर ईमानदारी से कहूँ तो मानसिकता को कोई बदला नहीं था, वो मेरी मजबूरी थी। मैं अपने आप से अंदर इतना हार चुका था, इतना मुझे गुस्सा आता था कि शराब पीना तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, ऐसी मेरी सोच थी। तो अगर मेरी पत्नी कह रही है कि मीटिंग में जाने के बाद आपका मूड अच्छा हो जाता है, और मुझे जो लगता था रिहैब में कि यहाँ से बाहर जाके क्या होगा, वो चीज एक बहुत बड़े आश्चर्य के रूप में सामने आ रही है कि शराब पीने की इच्छा ही नहीं हो रही, इसलिए मैं मीटिंग में जा रहा था। मानसिकता का बदलाव तो ये होता कि मैं ये सोचता कि ये एक आध्यात्मिक कार्यक्रम है, यहाँ पे जो मुझे बताया जाएगा अगर मैं उन तरीकों पे चलूंगा तो मेरी सोच में जब परिवर्तन आएगा तो मेरे एक्शंस में अपने आप परिवर्तन आएगा,
और मेरे एक्शन में बदलाव आएगा तो जीवन में अपने आप आएगा। यार जो मैं आज कर रहा हूँ वो ही मेरे टुमारो का मतलब आने वाले कल का बेस बनता है। तो जब प्रोग्राम मुझसे कहता है ना वन डे एट ए टाइम, तो यार मैं सिर्फ ये नहीं सोच के रख सकता कि हाँ बस आज का दिन जियो, मस्त फक्कड़ होके जियो, खत्म करो। मैं आज मेरी रिकवरी के लिए जो करता हूँ, कल जो मैंने किया था, यस्टरडे, बीते हुए कल में जो किया था ना, वो मेरे आज काम आ रहा है। आज अगर सवेरे से लेकर अभी तक मुझे शराब का कोई ख्याल नहीं आया तो मैं ये सोच के नहीं बैठ सकता कि आज मुझे कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आज अगर कुछ नहीं किया तो हो सकता है आने वाले कल में वो ख्याल आ जाए ना। ये है मानसिकता का परिवर्तन। ये मेरे अंदर आ नहीं पा रहा था। और अगेन मैं फिर से इसी बात को बोलना चाहूंगा फ्रेंड्स कि पहली बार स्पॉन्सर के साथ में स्टेप वर्क करने के बाद में भी मुझे ऐसा लगता था कि मैंने स्टेप वर्क इसलिए किया है क्योंकि इससे मुझे कुछ और ज्ञान मिलेगा, इससे मुझे प्रोग्राम के बारे में इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर था फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस, ये दो चीजों में बहुत ज्यादा अंतर है। सिगरेट पीने से फेफड़े खराब होते हैं, ये इन्फॉर्मेशन है। और फेफड़े खराब होते हैं इसलिए मुझे भी नहीं पीना है, ये अवेयरनेस। तो इन्फॉर्मेशन जो है ना वो तो मुझे पूरी दुनिया भर की पता नहीं कब से मिल रही है। और जब से इंटरनेट आ गया तब से तो इन्फॉर्मेशन का फैलाव है, रोज इन्फॉर्मेशन मिलती है। ऐसे ही ए में जब से ऑनलाइन मीटिंग्स आ गई, 2020 से इतनी पॉपुलर हो गई, तो इन्फॉर्मेशन का तो भंडार है मेरे पास, है ना। पर मैं उनसे खुद के अंदर कितनी अवेयरनेस ला पाता हूँ। और यार अवेयरनेस है ना, ऐसे नहीं आती यार। थिएटर्स में जाओ आजकल, तो आजकल वो कंपलसरी हो गया है कि मूवी जब शुरू होती है उसके पहले जनगण मन होता है। तो खड़े होके भाई साहब हम भी जनगण मन कर लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ये इंतजार बना रहता है कब ये खत्म हो और कब पिक्चर चालू हो। तो वो जितनी देर जनगण मन चलता है ना, ऐसा फील तो होता है यार। ये मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे अंदर की सोच बता रहा हूँ कि हाँ यार, मैं भी इंडियन हूँ, मुझे भी टैक्स ईमानदारी से चुकाना चाहिए। काश मैं भी बॉर्डर पर खड़ा होता, पाकिस्तानी से लड़ रहा होता। ये ऐसा बस 10-20 सेकंड के लिए आता है। राष्ट्रगान खत्म हुआ, पिक्चर चालू हुई, सब खत्म हो जाता है। तो ये अवेयरनेस थोड़े टाइम के लिए आती है, लेकिन ये मेरे अंदर अडॉप्ट नहीं हो पाती। ये मेरे अंदर रच बस जाए, ये नहीं हो पाता। और फिर मैं इस पे एक्शन ले पाऊं, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता। थिएटर से बाहर आने के बाद में मेरा फिर वही चालू हो जाता है जिस तरह का मैं पहले था। और यही वो चीज है ना, जिसे अभी मैंने कहा ना कि मैं अपने आप से नफरत करने लगा था। मैं जितने ज्यादा नियम तोड़ता हूँ, जितनी ज्यादा अपनी सोच को गंदा रखता हूँ ना कहीं अपने अंदर, जब मैं आईने में देखता हूँ ना, मैं ये पाता हूँ यार, मुझे कुछ आत्मसम्मान जैसी चीज ही नहीं फील होती। एक सेल्फ रिस्पेक्ट फील नहीं होता। तो मेरा द्वंद हमेशा ये रहता था कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे कैसे फील होगा जब मैं शराब से दूर हो जाऊंगा, जब मैं पहले की तरह अच्छा पैसा कमाने लगूंगा, तो आ जाएगा। लेकिन दोस्तों मैंने ये देखा वो आ नहीं रहा था। एएमए में आ गया था, फिर से मैं वापस पैसे भी कमाने लग गया था, लेकिन वो सेल्फ रिस्पेक्ट अभी भी नहीं आ रहा था मेरे अंदर। उसका कारण ही मुझे ये समझ में आया कि यार मैं सिर्फ शराब से दूर हुआ था। तो वो जो शराब नाम का केमिकल है, वो मेरे अंदर जाने से जो नुकसान हो रहा था वो नुकसान होना रुक गया था। लेकिन जो मेन बात थी ना, जिसके कारण मैं ये केमिकल बार बार ले लेता था, वो कारण का कोई इलाज ही नहीं हुआ था, उसकी तो बात शुरू तक भी नहीं हुई थी अभी। तो इसीलिए ना ये सोच में परिवर्तन लाना मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। और फिर एक समय ऐसा आया कि मैं अपने आप को ही कोसने लगा, यार मैं ही बेकार हूँ। मीटिंग्स में मैं नहीं बोलता था। अभी एक फेलो मेंबर मेरे पहले अपनी शेयरिंग में बोल रहे थे, वो अपने आप को कई कई अलग अलग तरीके से कोस रहे थे। मैं बहुत आइडेंटिफाई कर रहा था। पर वो बहुत ज्यादा ईमानदार हैं कि वो भरी मीटिंग में बोल रहे थे, मैं कभी ऐसे नहीं बोलता था। पर मैं बस मन ही मन में कोसा करता था। एक बात फिर यार यहाँ पे आके ना और समझ में आई कि यार दोस्त, अपने आप को कोसने से कुछ नहीं होगा। जो हुआ सो हुआ, उसको भूलना पड़ेगा। मुझे अपने आप को कोसना तो यार तब चाहिए जब मैं ए में आ जाऊं, और ए में आने के बाद मुझे बता दिया जाए कि भैया तेरी प्रॉब्लम ये है, तेरी समस्या शराब नहीं है, तेरी समस्या तेरी सोच की है, माइंडसेट की है। मैं उसके बाद में भी किसी ने अगर 100 शब्द बोले हैं, मैं उसमें से तो उस टाइम 100 क्या, मैं उसमें से 101 ले लूंगा। जो उसने नहीं बोला है ना, मुझे ऐसा फील होगा वो भी मैंने सुन लिया है। कहीं से पता नहीं आकाशवाणी आ गई, मैंने वो भी सुन ली है। उसके आधी घंटे बाद या 1 घंटे बाद मुझे कितना याद था, और फिर उसके 1 हफ्ते बाद मुझे कितना याद है, और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात कि मैंने उस पर अमल कितना किया है। तो यार मैं बार बार देखता था यहाँ पे आके है ना मेरा हिसाब गड़बड़ा जाता था।
तो यार मैं ना खुद से भी प्यार कर सकूं। यार मैं ठीक है, मैं एक इंसान हूँ, मुझे ये बीमारी है, मेरी सोच विकृत है, इसके कारण से ये चीजें हुई हैं, अब आगे अच्छा होगा। मैं बहुत अच्छे लोगों के बीच में आ गया हूँ, अगर ये जो बोलेंगे वो मैं अगर करूंगा तो डेफिनेटली मेरे साथ अच्छा होगा। बिग बुक में लिखा है ना, प्रस्तावना में, कि हम शुरुआती कुछ 100 लोग, हमने जो किया वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। सीधी सी बात है, उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि आपको भी ये करना चाहिए, आपको भी ये करना पड़ेगा। उन्होंने तो ये बताया यार हमको ऐसी ऐसी समस्या आ रही थी, और हमने ये 164 पन्नों में जो लिखा है ये हमने किया, तो हम आज अपने आप को रिकवर्ड बोल सकते हैं। लेकिन अब उन पन्नों में से पढ़ के मैं अपने ऊपर कितना उसको अमल में ला पाता हूँ। क्योंकि ना प्रॉब्लम बस मैंने ये देखी है कि बार बार है ना, मेरा जो पुराना माइंडसेट है ना वो लौट के आ जाता है। तो ठीक है, पूरी तरह से मैं उसको खत्म नहीं कर सकता, इसीलिए कहा गया ना मुझसे 1 डे एट अ टाइम। मैं रोज के हिसाब से उसमें थोड़ा भी, भले से 0.001% बदलाव लाने की अगर कोशिश करता हूँ ना, तो फ्रेंड्स ये मेरा अनुभव है। मुझे अभी मात्र 4 साल हुए हैं, लेकिन हाँ यार, उसमें अच्छा खासा परिवर्तन आया है। और ये परिवर्तन मेरे एक्शन में आ तभी पाता है यार, ये पहले परिवर्तन तो आए। सिग्नल पे मैं खड़ा हूँ, लाल सिग्नल अभी दिखा रहा है कि अभी 90 सेकंड है या 120 सेकंड है। ये मेरा माइंडसेट तो बने कि हाँ, लाल सिग्नल पे रुकना चाहिए। हमेशा लाल सिग्नल को तोड़ने से किसी न किसी दिन, चलो बाकी सबको छोड़ो, मेरा ही एक्सीडेंट हो सकता है, ये सोच तो बने ना। तब तो मेरा उस पर कभी ना कभी रुकना शुरू होगा। शुरुआत में हो सकता है कि 10 में से मैं 2 बार ही रुकूं, फिर होगा 10 में से मैं 6 बार रुकूंगा, और एक दिन आएगा मैं 10 में से 10 बार रुकूंगा। सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी सिस्टर अमेरिका में है, वो वहां बताती हैं कि रात को 3 बजे भी जब सड़कें सुनसान होती हैं, अगर कहीं का कोई सिग्नल गलती से भी लाल है, तो भी वहां पे अमेरिकन रुकते हैं। वो मुझे 10-15 साल पहले ये बात बताती थी, तो मुझे सुन के बड़ा ऐसा लगता था, वाह यार क्या कंट्री है, मुझे वहीं रहना चाहिए। बस यही सोच है, मैं क्यों करूं, दूसरा करेगा। तो मेरी कंट्री में जब सब लोग ऐसा करना शुरू कर देंगे, तब मैं भी करूंगा। मैं इंदौर में रहता हूँ आज से 10 साल पहले, यहाँ पे ट्रैफिक नियमों को इतने अच्छे से लोग नहीं मानते थे। अब 70-80% लोग बहुत अच्छे से मानते हैं, मैं भी अब मानने लगा हूँ। तो उसका मेन कारण ये है कि मेरी सोच में परिवर्तन आया। पर सोच में परिवर्तन इसलिए नहीं आ गया कि मैं कुछ अच्छा इंसान बन गया हूँ। एक के बाद एक चालान वगैरह बने, पैसों का नुकसान होने लगा, तो सोच में अपने आप परिवर्तन आ गया। पर वो सोच का परिवर्तन डर के कारण था। लेकिन जब ए में आया ना, और स्टेप वर्क का जो मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा ना, तो ये पड़ा कि यार, जब मैं सिग्नल पर रुक जाता हूँ ना, मेरे मन को बड़ा अच्छा लगता है। बस इसी परिवर्तन का मैं मुरीद हूँ। कि पहले मुझे रुकने से ये लगता था मैं बेवकूफ हूँ, वो तो सिग्नल तोड़ के निकल गया, या फिर फलाना तो ऐसा नहीं कर रहा है, मैं अकेला बेवकूफ क्यों बनूं। लेकिन अब मुझे ये लगता है जो सिग्नल तोड़ के निकला ना, वो बेवकूफी मुझे नहीं करना है। तो बस दोस्तों, मैं मुझे पर्सनली यही लगता है कि मैं आज के इस मोमेंट को एंजॉय करूं। मेरी सोच में अगर ये परिवर्तन आ सके कि यार जो मैं आज हूं ना, बहुत अच्छा हूं यार। किसी ने सोचा था ऐसा कि मुझे शराब का ख्याल ही नहीं आएगा? अरे साला, जब ख्याल ही नहीं है तो कोई स्ट्रगल ही नहीं है यार, कोई डर ही नहीं है। मैं किसी के भी बीच में जा सकता हूँ, बस मुझे अपनी ईमानदारी से अपने प्रोग्राम पे ध्यान देना है। मीटिंग्स के थ्रू, स्पॉन्सर से बात करने के थ्रू, किसी न्यू कमर से बात करने के थ्रू, सर्विसेज के थ्रू, बहुत सारे तरीके हैं। कई तरह की इनसिक्योरिटीज जो है ना, असुरक्षा का भाव, मैंने अपने अंदर ही देखा यार, वो पहले से कम हुआ। मेरी पहले ये आदत थी, कोई अगर मैं ट्रेन में हूँ, किसी ने मुझसे ये पूछा कहाँ के रहने वाले हो, मुझे उसको ये तक बताने में डर डर लगता था कि मैं इंदौर से हूँ। अरे भाई, लड़का हूँ, कोई मेरे पास में ऐसा लाखों रुपए का सामान भी मेरी अटैची में नहीं है कि वो कोई मुझे लूट लेगा या कुछ कर देगा। पर एक अंदर ये एक इनसिक्योरिटी थी, मैं ऊपर से शेर बनता था। ये शराबियत की बीमारी ने ना मुझे इतना इनसिक्योर बना दिया था। बस मैं मानने को नहीं तैयार था। डिनायल बहुत बड़ा फैक्टर था मेरी इस सोच का, कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, इसके ऊपर मैंने कभी 2 मिनट भी दिए ही नहीं यार। ए में आने के बाद ना ये मौका मिला कि तेरा प्रॉब्लम क्या है, तू इतना इनसिक्योर क्यों हो जाता है। अब जैसे आज मैं मीटिंग्स में बहुत आराम से ये चीज बोल देता हूँ कि हाँ, ये सब मैंने किया। बल्कि अगर इवन ए के बाहर भी जो मेरी एक सोशल लाइफ है, जितने लोगों को पता है कि मैं इस तरह का शराबी था, वो अगर मुझसे बात करना चाहते हैं, आज मुझे वो बताने में कोई शर्म नहीं आती।
कई बार उन लोगों की आंखें फटी की फटी ही रह जाती है, यार विवेक तुम ऐसे थे, तुम्हारी सोच ऐसी थी। हाँ, मैं उनको आगे रह रह के चिल्ला चिल्ला के नहीं बताता हूँ, लेकिन आज मुझे इस तरह का कोई डर नहीं फील होता यार। यही मुझे लगता है कि यार उससे मैं ना इतना अपने आप को खुला सा महसूस करता हूँ, शांत सा महसूस करता हूँ। मेरे पास से कुछ चला जाएगा, अब ये डर नहीं लगता। और अभी भी कुछ चीजों के लिए जिनके लिए डर लगता है, वहां मेरे स्पॉन्सर हमेशा ये चीज मुझे सिखाते हैं कि भाई परफेक्ट आप कभी भी नहीं हो पाओगे। एक लाइन आपको कहाँ पे ड्रॉ करनी है, वो लाइन ड्रॉ करना जिंदगी भर आप सीखते रहोगे। और अगर आपको आज लगता है कि मैं इतने अच्छे से नहीं सीख पाया हूँ, किसी दूसरे की शेयरिंग सुन के लगता है यार इसको ये काम ज्यादा अच्छा आ जाता है, तो ये चीज मेरे दिमाग में चैलेंज नहीं बननी चाहिए। यार साला इसको तो इतना आता है, मेरे को तो आता ही नहीं। मुझे भी आएगा यार। उसने जो किया ना, मैं उससे खुल के पूछूं तो सही। क्योंकि किसी को ज्ञान बांटने का कार्यक्रम नहीं है, किसी को बिना मांगे सलाह देने का कार्यक्रम नहीं है। तो यार वो मुझे चला के थोड़ी ना फोन करेगा। उसको कैसे पता चलेगा मेरे क्या प्रॉब्लम है। मैं उससे हेल्प मांगूंगा तो वो बिल्कुल अपने अनुभव मुझे बताएगा। कई बारी मेरे जैसे अल्कोहलिक को ये भी लगता है यार मुझे चार तरह के लोग चार तरह की सलाह दे रहे हैं। तो मुझे पर्सनली ये लगता है ना यार, सबसे अच्छा काम है किसी अनुभवी व्यक्ति को मैं स्पॉन्सर के रूप में उनसे रिक्वेस्ट करूं कि आप मेरे साथ रहिए, आप मेरा मार्गदर्शन करिए। क्योंकि वो जो मुझे बताएंगे वो उसके अनुसार बताएंगे जो बिग बुक में या एक के दूसरे लिटरेचर में लिखा है। तो कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं रहेगी। अदरवाइज यार कंफ्यूजन की कोई कमी नहीं मिलती। कई बारी मीटिंग्स में मैं अलग अलग बातें सुन के कंफ्यूज हो जाता हूँ। कोई कह देता है कि कीप कमिंग बैक, कोई कहता है 90 डेज 90 मीटिंग बहुत जरूरी है। लेकिन फिर कोई ये कहता है कि भाई बिल डब्ल्यू ने तो बहुत जल्दी प्रोग्राम ले लिया था, या फिर वो फलाने ने तो आते से प्रोग्राम ले लिया था। कोई कहता है मुझे तो 5 साल हो गए, मैंने अभी तक भी बिग बुक को हाथ नहीं लगाया, स्पॉन्सर भी नहीं लिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मेरे जैसे अल्कोहलिक को कंफ्यूज कर सकती हैं, है ना। बट बस बात वही आती है कि मैं, ऐसा तो नहीं है कि मैं उस चीज पे जा रहा हूँ जो मुझे पसंद आ रही है। स्पॉन्सर कौन ले, फिर किसी आदमी को सर पे बिठाना, उसको झेलना, या फिर वो 12 कदम का लफड़ा कौन करे। अगर मैं इस तरह की सोच रखता हूँ ना, तो डेफिनेटली मुझे उस आदमी की शेयरिंग ज्यादा पसंद आएगी जो कह रहा है मैं 5 साल हो गए मेरा अभी तक स्पॉन्सर नहीं है। तो मुझे लगता है यार मेरा माइंडसेट उस हिसाब से बने जैसा मेरे लिटरेचर में लिखा है, तो फिर मुझे कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं रहेगी यार। कब स्पॉन्सर लेना है, कब स्टेप पर शुरू करना है, सर्विसेज करना है कि नहीं करना है, कमाई की तरफ कितना ध्यान देना है, पत्नी की किन बातों को इग्नोर करना है, कहाँ पे अपनी बात को रखना है, कहाँ पर चुप हो जाना है। ये सब बातें है ना, मैं अगर खुद निर्णय लेने लगता हूँ ना, तो फिर मेरा वही पुराना माइंडसेट हावी हो जाता है। तो बजाय इसके मैं वेट करूं इस चीज का कि यार एक दिन आएगा मेरा माइंडसेट भी सही तरीके से डेवलप होगा। पर यार उसके लिए मुझे स्पॉन्सर की बात सुनना पड़ेगी, लिटरेचर को पढ़ना पड़ेगा, लोगों की शेयरिंग को सिर्फ क्रिटिकली एनालिसिस ही करूं, ये करना छोड़ना पड़ेगा यार। किसकी शेयरिंग अच्छी थी, किसकी शेयरिंग नहीं अच्छी थी, ये मैं सिर्फ मेरी बात बता रहा हूँ। मैं बार बार ऐसा सोचता था इसकी शेयरिंग में कुछ नया सुनने को तो मिला ही नहीं। धीरे धीरे ना इस सोच में भी परिवर्तन आया कि यार कोई मेंबर अगर एक ही जैसी शेयरिंग कर रहा है, तो यार हो सकता है कि वो चीज उसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए तो वो बार बार उसके बारे में बात करता है। मेरी एक बेटी है, अभी वो 10th में है। ईश्वर की कृपा रही अगर मान लीजिए उसने वो 10th में मेरिट वेरिट में आ गई, या उसने कहीं टॉप वॉप कर लिया, तो ये तय बात है मैं 1000 लोगों से एक ही एक बात करूंगा, और हो सकता है कई लोगों के सामने उस बात को रिपीट भी कर दूं। तो इसका यही मतलब हुआ ना कि मेरे दिमाग में वो थॉट अभी हावी है कि मेरे बच्चे के बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो इसका मतलब क्या मैं किसी को चाट रहा हूँ, झिला रहा हूँ, पका रहा हूँ, मैं बोरिंग हूँ। तो मैं किसी और मेंबर की शेयरिंग के लिए यार मुझे ऐसा लगता है कि ये सोच में भी मुझे परिवर्तन लाना पड़ेगा कि किसी की कोई शेयरिंग है, मैं उससे क्या ले सकता हूँ कि ये इस चीज के लिए इतना पर्टिकुलर है, मतलब इस थॉट के सहारे इसको रिकवरी काफी अच्छी मिली है, ये इस बात को जड़ता से मानता है। मैं उस चीज को मेरे स्पॉन्सर से डिस्कस करता हूँ कि उन्होंने ये बात बोली है, वो बार बार ये बात बोलते हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है, या फिर मुझे ये बात गलत लगती है, या फिर ये चीज मेरे सर के ऊपर से जाती है, या फिर बिग बुक में तो इससे अलग कुछ लिखा हुआ है। मतलब मैं इतना ओपन माइंडेड बनूं कि मैं चीजों को समझने का मौका दूं, लोगों को भी मौका दूं और अपने आप को भी। मेरे ख्याल से तब मेरी वो ग्रोथ हो पाती है। क्योंकि मेरी ग्रोथ होने के लिए ना यार मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि मैं समझ पाऊं कि मैं अभी हूं कहाँ, इसमें कितनी और ग्रोथ की गुंजाइश है।
उसके बिना नहीं हो पाती। क्योंकि जैसे चौथा कदम है, चौथे कदम को जब स्पॉन्सर के सामने मैंने शेयर किया ना, तब ये समझ में आया कि यार ये है ना, सिर्फ मेरे जो काले कर्म है उनका उनका पूरा एक ड्राफ्ट पेपर ने नहीं था। ये मुझे एक सोचने का मौका दिया है कार्यक्रम ने कि आपसे कहाँ कहाँ कोई गलती होती थी, वो क्यों होती थी। मैंने बचपन में किसी के कपड़े जलाए, या फिर किसी के पानी में कुछ गंदी चीज डाल दी, तो आज जब मैं उसको लिखता हूं ना, तो अपने आप मेरा दिमाग सोचता है कि ऐसा मैंने क्यों किया था। क्योंकि बचपन से लेकर अब तक बहुत लंबा समय बीत चुका है। तो ये चौथा कदम बनाया ही इसलिए गया है कि मैं दोबारा सोच पाता हूँ यार उनके ऊपर। तो सोच पाऊंगा, कुछ अपने बारे में पता चलेगा, तब ना उस चीज में किसी इंप्रूवमेंट को लाने की कोशिश करूंगा। दैट्स इट। तो बस मुझे यही लगता है कि जितना मैं अपने अंदर देख पाता हूँ और अपने सोच के हिसाब से खिचड़ी पकाने के बजाय उसको शेयर करता हूँ, तभी मुझे समझ में आता है कि ग्रोथ का और कितना स्कोप है। सो बस दोस्तों, आज का जो टॉपिक था उसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आई थिंक समय भी काफी हो चुका है। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत आभार, पायनियर ग्रुप को, अनंता भाई को। थैंक्स अलॉट। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।